जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने 452 क्वेश्चन तक कर चुके थे, जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने कल जेनेटिक्स के बारे में जैव विकास के बारे में देखा था, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो आज हम दोस्तों वर्गीकी या टैक्सोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे और इसके कंसेप्ट को साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दोस्तों हम वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है और कितने प्रकार के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले की बात क्या करें दोस्तों, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण या तो वर्गीकरण या वर्गीकी भी हम इसे कह सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है दोस्तों, ये टैक्सो दो ग्रुप में होता है। ये टैक्सो है और ये क्या है, नोमी है। टैक्सो है, ये क्या है, ग्रुप है, नोमी है। तो टैक्सो मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। टैक्सो मतलब ग्रुप यानी कि समूह, और नोमी मतलब होता है नेमिंग। नोमी मतलब क्या होता है, नेमिंग या तो नाम, टैक्सोनोमी क्या होता है दोस्तों, यानी कि हमारे इस धरती पर बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इतने जीव जंतु को कैसे हम पहचानेंगे, उसको कैसे जानेंगे कि क्या कौन सा जीव को कैसा व्यवहार करता है, कौन सा कैसा रहन सहन है, कौन क्या भोजन करता है, कौन कैसा सांस लेता है। तो सारे जीवों को बांटने के लिए, यानी कि अलग अलग बांटने के लिए या समूह बनाने के लिए, ताकि जीवों को पहचानने में आसानी हो या स्टडी करने में आसानी हो, तो इसीलिए सभी जीवों को कैटेगरी के रूप में बांटा गया है। तो इसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी, यानी कि जीवों को बांटने की प्रक्रिया या प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिससे हम जीवों को पहचान सके। अगर टैक्सोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो मुख्य रूप से तीन कैटेगरी से कंप्लीट किया जा सकता है। पहला कैटेगरी क्या है कि उसको पहचान करके, पहले पहचानना होगा कि ये कौन सा जीव है, कैसा होगा। तो आइडेंटिफिकेशन जिसे हम कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन यानी पहले हम जीव का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसको समूह में हम रखेंगे कि कौन सा समूह में इसे रखा जा सकता है। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करके क्लासिफिकेशन या तो वर्गीकरण। और तीसरा की बात करें दोस्तों, इसे नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग करना है कि उसका नाम क्या होना चाहिए। अगर इस कैटेगरी में है तो उसका नाम क्या होना चाहिए। किसी का जैसे कि एक कोशिकीय होता है दोस्तों, और किसी का कोई वो बहुकोशिकीय होता है। तो एक कोशिकीय जीव जितने होंगे उसको एक कोशिकीय के अंदर रखा जाएगा, और बहुकोशिकीय के जीव जितने होंगे उसको बहुकोशिकीय के अंतर्गत रखा जाएगा। तो वो उसको अलग अलग टाइप से नेमिंग यानी कि वर्गीकरण किया जाता है। अगर कल हम लोगों ने दोस्तों कार्ल लिनियस के बारे में जाना था कि कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था, यानी कि दो जगत के बारे में बताया था। तो सबसे पहले दोस्तों हम कार्ल लिनियस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्ल लिनियस की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया था, द्विनाम पद्धति दिया था। क्या किया था, द्विनाम पद्धति दिया था। और इस द्विनाम पद्धति में क्या हुआ दोस्तों, कार्ल लिनियस ने क्या किया था दोस्तों, द्विनाम पद्धति दिया था। तो इस द्विनाम पद्धति में दोस्तों, इस द्विनाम पद्धति में उन्होंने क्या किया, उनकी सबसे पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखा दोस्तों, जिसमें अपने सारे द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। वो पुस्तक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत में दोस्तों जो सबसे पहला बुक लिखा गया था वो सिस्टेमा नेचुरी लिखा गया था। सिस्टेमा नेचुरी वो किसके द्वारा लिखा गया था, कार्ल लिनियस द्वारा लिखा गया था, सिस्टेमा नेचुरी के द्वारा। अब इस सिस्टेमा नेचुरी जो बुक लिखा था दोस्तों, इस बुक में उन्होंने क्या किया था, द्विनाम पद्धति का मतलब क्या हो गया कि दो भागों में बांटा। उन्होंने एक रखा प्लांट किंगडम को, जिसमें पेड़ पौधे को रखा, प्लांट किंगडम। और दूसरा क्या रखा, एनिमल किंगडम। दूसरा क्या रखा, एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। ये इसको हम क्या बोलेंगे, पादप जगत। यानी कि पेड़ पौधे के बारे में इसमें एक पेड़ पौधे को अलग ग्रुप में रखा, और जितने भी जंतु थे उनको क्या किया, अलग ग्रुप में रखा, यानी कि ये जंतु जगत में रखा।
जंतु जगत में रखा, यानी कि कितने ग्रुप में रखा दोस्तों, एक और ये दो, तो इसीलिए इसे द्विनाम पद्धति बोला गया, द्विनाम पद्धति बोला गया। और ये दो भागों में बांटा, इसीलिए कार्ल लिनियस को यानी कि दो जगत के वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें दोस्तों, सबसे पहले किसने बुक लिखा था? सबसे पहले जो सिस्टमा नेचुरी बुक लिखा, और इन्होंने काफी बार हद तक कुछ कुछ मतलब पेड़ पौधे के बारे में सबसे पहले वर्गीकरण के बारे में टैक्सोनॉमी ने ही कहा था। इसीलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को जाना जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में कार्ल लिनियस को ही जाना जाता है। और इसे द्विजगत के पिता भी जाना जाता है, क्योंकि द्विजगत के प्रणाली का सिद्धांत भी किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। और टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण के पिता भी कार्ल लिनियस को ही माना जाता है और उसके बारे में ही जाना जाता है। तो ये हो गया दोस्तों। आर.एच. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, उन्होंने यानी कि खोजकर्ता या तो वर्गीकरण के रूप में इसने भी काम किया था। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, पहले तो कार्ल लिनियस ने दो भागों में बांटा था, लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, 5 भागों में बांट दिया। क्या भाग दिए? 5 भागों में इन्होंने बांटा। इसीलिए इसे 5 किंगडम, 5 इन्होंने क्या किया, 5 जगत में बांटा। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, 5 जगत में बांटा। इसीलिए इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बुक किसने लिखा या 5 जगत में किसने बांटा, तो वो आर.एच. व्हिटेकर ने साहब ने बांटा था। और ये दोस्तों 1969 में बांटा था। इसीलिए इसे 5 जगत का वर्गीकरण, 5 जगत, किंगडम मतलब जगत दोस्तों, यानी कि साम्राज्य, तो 5 जगत वर्गीकरण किया था इन्होंने। अब इन्होंने 5 जगत में से किसको किसको रखा था, इसमें से किसको किसको रखा, तो इन्होंने 5 भाग में सबसे पहली बात करें, सबसे पहले जो जीव रखा गया था उसमें कौन रखा था? मोनेरा रखा। क्या रखा? मोनेरा रखा, मोनेरा रखा। और दूसरे जीव की बात करें इसमें, यानी कि दूसरे प्राणी की बात करें या तो पेड़ पौधे, वो क्या था? प्रोटिस्टा था। क्या था? प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा। और तीसरा की बात करें दोस्तों, तो तीसरे में उन्होंने क्या रखा? फंजाई को रखा। क्या रखा? फंजाई यानी कवक को रखा। किसको रखा? कवक को रखा। और चौथे की बात करें दोस्तों, चौथे को उन्होंने क्या रखा? प्लांटी को रखा। प्लांटी का मतलब कि पादप जगत यानी कि पेड़ पौधे के बारे में उन्होंने चौथे में रखा। और एक पांचवें की बात करें दोस्तों, तो पांचवें में रखा उन्होंने एनिमिलिया को। एनिमिलिया का मतलब दोस्तों जंतु जगत, जंतु जगत यानी कि जानवर के बारे में, जंतु जगत यानी कि जानवर के बारे में। जैसे कि मनुष्य भी दोस्तों एक प्रकार का क्या है? जानवर ही है। एक प्रकार का क्या ही? जानवर ही है। तो उन्होंने क्या किया था, ये 5 जगत में उन्होंने बांटा था। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा थोड़ा सबका ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि दोस्तों बिना ओवरव्यू का क्वेश्चन लेना मुश्किल है। तो चलिए क्वेश्चन का थोड़ा हर एक, तो चलिए हर एक यानी कि मोनेरा के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं थोड़ा बहुत जानने से मोनेरा के बारे में सब। तो सबसे पहले दोस्तों हम मोनेरा के बारे में जानते हैं कि मोनेरा क्या होता है और कैसे ये काम करता है, कैसे खान पान करता है, कैसे रहन सहन करता है। तो सबसे पहला क्या हो गया? मोनेरा। मोनेरा दोस्तों आर.एच. व्हिटेकर ने कहा था कि 5 जगत में बांटा था इन्होंने, तो ये मोनेरा जगत इसको हम कह सकते हैं। मोनेरा जगत या तो मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत या तो मोनेरा किंगडम इसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे मोनेरा जगत या तो मोनेरा किंगडम इसको हम कह सकते हैं। तो मोनेरा जगत में दोस्तों क्या होता है, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक या तो गुण की बात करें, मोनेरा का गुण या कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये होता है एक्वेटिक जीव होता है। जितने भी मोनेरा होता है वो एक्वेटिक होता है, यानी कि ये जलीय जीव होता है, यानी कि अधिकतर मात्रा में ये जल में ही पाया जाता है। और ये दोस्तों क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसमें जो होता है क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें केंद्रक या कोशिका, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस या तो केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसे प्रोकैरियोटिक सेल हम कहते हैं। ये दोस्तों हम सभी पहले पढ़ चुके हैं कोशिका की क्लास में। और ये होता है दोस्तों यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या दोस्तों? ये एक कोशिकीय होता है, इसमें एक ही कोशिका पाया जाता है, इसे यूनिसेलुलर या तो एक कोशिकीय जीव हम कहते हैं। एक
कोशिकीय जीव हम कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका पाया जाता है, इसमें एक ही कोशिका पाया जाता है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों अब, तो एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले इसके अंतर्गत में आता है दोस्तों बैक्टीरिया आता है। क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। और दूसरा की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या आता है दोस्तों? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि नील हरित शैवाल जिसे हम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब क्या होता है? नील हरित शैवाल। और इसमें दोस्तों सभी में क्या पाया जाता है? यानी कि जितने भी बैक्टीरिया होता है, यानी कि लगभग लगभग में क्या होता है? सेल वाल या तो कोशिका भित्ति सब में पाई जाती है। ये एक दोस्तों नोट करके आप लिख सकते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों? नील हरित शैवाल हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों कि ये भोजन कैसे करता है, यानी कि भोजन करने का प्रोसेस होगा, तो ये भोजन या तो न्यूट्रिशन या जिसे हम पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन या तो पोषण जिसे कहते हैं दोस्तों, तो ये पोषण या तो भोजन कैसे करता है? तो ये जो न्यूट्रिशन या भोजन की बात करें दोस्तों, तो ये कीमोसिंथेसिस करता है, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से करता है। कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस या तो रासायनिक प्रक्रिया से ये करता है। क्या करता है? ये रासायनिक क्रिया से भोजन अपना करता है। और ये दोस्तों इस जीवों को हम क्या कहते हैं? यानी कि ये जितने भी होते हैं दोस्तों, ये क्या होता है? यानी कि न्यूट्रिशन जो करता है ये केमोसिंथेसिस प्रोसेस से करता है। अब हम दोस्तों प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं कि प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा या जिसे दोस्तों प्रोटिस्टा किंगडम के नाम से या जगत के नाम से हम कह सकते हैं। अब प्रोटिस्टा का क्या क्या गुण होता है दोस्तों, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के गुण की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमने क्या देखा? जो मोनेरा था वो जलीय था, तो ये प्रोटिस्टा भी क्या है दोस्तों? ये भी क्या है? जलीय जीव ही है। ये भी क्या है? जलीय या तो एक्वेटिक जीव है, यानी कि ये भी क्या रहता है? जल में रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें बस इतना सा फर्क है कि ये क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब कि इसकी कोशिका में क्या होगा? केंद्रक पाया जाएगा। क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल, यानी कि इसमें क्या होगा? केंद्रक पाया जाएगा इसकी कोशिका में। और ये भी दोस्तों क्या होगा? यूनिसेलुलर ही होगा, यानी कि एक कोशिकीय ही होगा। ये भी क्या होगा? एक कोशिकीय जीव ही कहलाएगा। ये भी एक कोशिकीय, ये भी क्या होगा? एक कोशिकीय ही होगा। साथ ही साथ अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या होता है दोस्तों? प्रोटोजोआ होता है, यानी कि जितने भी प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं सब इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत में आते हैं। प्रोटोजोआ जितने भी होते हैं दोस्तों, प्रोटोजोआ वो सब क्या होता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत में आते हैं। प्रोटोजोआ, ये क्या हो गया दोस्तों? ये प्रोटिस्टा हो गया। अब हम दोस्तों अगर अच्छा प्रोटोजोआ के अंतर्गत की बात करें दोस्तों, तो ये इसके अंतर्गत में क्या क्या आता है? अमीबा आता है, दूसरा प्लाज्मोडियम आता है, प्लाज्मोडियम आता है, और तीसरा यूग्लिना आता है, यूग्लिना, और चौथा पैरामीशियम आता है। क्या आता है दोस्तों? पैरामीशियम आता है। इसके बारे में दोस्तों हम अब जैसा जैसा क्वेश्चन आता जाएगा वैसे हम क्वेश्चन को देखते चलेंगे। अब हम दोस्तों जो तीसरा जगत है वो क्या था? फंजाई, यानी कि कवक के बारे में जानते हैं। फंजाई या तो कवक के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू ले रहे हैं दोस्तों, पूरा हम लोग करना उतना तो टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। अब फंजाई की बात करें दोस्तों, एक कवक किंगडम की, तो इसका गुण की बात करें या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो सबसे पहली बात करें दोस्तों, जो फंजाई होता है वो नमी में पाया जाता है। हम लोगों ने क्या देखा कि जो मोनेरा था और प्रोटिस्टा था दोनों क्या था? जलीय जीव था। लेकिन ये जो फंजाई होता है ये नमी में रहता है, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ये नमी में मतलब कि पाया जाएगा। कवक जितने भी होंगे वो क्या होगा? जितने भी होगा क्या होगा? वो नमी में पाया जाएगा। और सबसे पहले हम लोगों ने देखा दोस्तों जो मोनेरा था वो क्या था?
प्रोकैरियोटिक था। उसके बाद जितने भी जीव आते हैं सब क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। यानी कि यूकैरियोटिक का मतलब उसके उसमें क्या होगा, केंद्रक, यानी कि उसकी कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा। उसकी कोशिका में क्या होगा, केंद्रक पाया जाएगा। और इसमें मोस्टली यानी कि अधिक मात्रा में क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा। उन दोनों पे हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या था, यूनिसेलुलर था, यानी कि एक कोशिकीय जीव था। लेकिन अब जितने भी प्रकार के जीव होंगे वो बहुकोशिकीय पाए जाएंगे। फंजाई के बाद से क्या होगा, बहुकोशिकीय पाए जाएंगे। मोस्टली दोस्तों, मोस्टली का मतलब लगभग, यानी एकाक आध ऐसा होता है जो इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय के अंतर्गत में आ जाता है। जैसे कि अगर ईस्ट की बात करें, अगर ईस्ट की बात करें दोस्तों, या तो जिसे हम खमीर के नाम से जानते हैं, ईस्ट, या तो जिसे हम खमीर के रूप में भी जानते हैं, तो ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ये क्या होता है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। जैसा कि हम दोस्तों ईस्ट और खमीर जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है। यूनिसेलुलर यानी कि क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अब इसकी न्यूट्रिशन या तो पोषण की बात करें दोस्तों, ये पोषण भोजन कैसे करता है, यानी कि न्यूट्रिशन या तो पोषण भोजन कैसे करता है। तो इसका जो भोजन करने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्या है, सेफ्रोफाइटिक, सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि सेफ्रोफाइटिक प्रोसेस से करता है। सेफ्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु या सामान, चाहे खाने का हो या तो कोई भी जीव जंतु, सड़ गल जाता है और उस सड़े गले वस्तु या सामान पे वे उसी पे रह करके उसी को भोजन करते हैं, तो वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ये हमारा हो गया दोस्तों फंजाई। अब हम क्या करेंगे, प्लांट के बारे में जान लेते हैं। चौथा हमारा क्या था, प्लांट था। क्या था, प्लांट था, या तो जिसे हम प्लांटी कहते हैं, या तो पादप जगत, पादप जगत, पादप जगत, या तो प्लांट किंगडम। तो ये इसके अंतर्गत में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले फिर से इसका कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण के बारे में देखेंगे। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, मोनेरा जो होता है एक्वेटिक था, फिर प्रोटिस्टा क्या था, एक्वेटिक था, फिर फंजाई क्या था, वो नमी में पाया जाता था। लेकिन प्लांटी या पेड़ पौधे की बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिटिन होता है। क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटिन। कॉस्मोपॉलिटिन का मतलब क्या था दोस्तों, सर्वव्यापी, ये हर जगह पाया जाएगा। पानी में भी पाया जाएगा, सर्वव्यापी का मतलब पानी में भी पाया जाएगा, धूप में भी पाया जाएगा और नमी में भी पाया जाएगा। ये हर जगह मतलब कि पाया जाएगा। तो ये कॉस्मोपॉलिटिन होता है पेड़ पौधे। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, हम लोग पहले ही प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा क्या होगा, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब दोस्तों जिसे हम नंगी आंखों से आराम से देख सकते हैं, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे का कॉपी कलम पेन, सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, जिसमें केंद्र पाया जाता है। अब इसकी बात करें दोस्तों, अगर हम इसे आंखों से अपने देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, यानी कि बहुकोशिकीय होगा। ये सब सारे के सारे जीव क्या होगा, बहुकोशिकीय होगा। बहुकोशिकीय या तो मल्टी सेलुलर होगा, ये क्या होगा, बहुकोशिकीय। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, ये न्यूट्रिशन या अपना भोजन कैसे करता होगा। अगर पेड़ पौधे की बात करें या प्लांट की बात करें, तो ये भोजन अपना कैसे करता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये भोजन अपना कैसे करता है, फोटोसिंथेसिस से करता है, प्रकाश संश्लेषण से। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ये भोजन करता है। और दोस्तों अगर खुद से, यानी कि ये ऑटोट्रॉप्स भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अपना खाना जो है वो खुद बनाता है। जो अपना खाना खुद बनाता है उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इसमें दोस्तों ये सेल वॉल पाया जाता है। प्लांट सेल के बारे में दोस्तों हम लोग जितना भी चीज पढ़े हैं वो सारा का सारा इसके अंतर्गत में आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति भी पाया जाएगा। तो ये हम लोगों ने प्लांट किंगडम के बारे में देख लिया। अब दोस्तों एनिमल किंगडम के बारे में जान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो एनिमल किंगडम है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एनिमल किंगडम की बात करें दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद जब हम जंतु जगत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये क्या हो गया, एनिमेलिया या तो एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम या तो जंतु जगत, जंतु जगत। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं,
एनिमल किंगडम के बारे में, तो ये दोस्तों इसकी बात करें तो ये दो भागों में बांटा जाता है। एनिमल किंगडम की बात करें तो ये दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले क्या बांटा जाता है, इसको एक कॉर्डेटा में बांटा जाता है और एक क्या होता है, नॉन कॉर्डेटा। क्या होता है, नॉन कॉर्डेटा। एक क्या होता है कॉर्डेटा और दूसरा क्या होता है नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, कसे रुकिए प्राणी, कसे रुकिए, कसे रुकिए। और ये क्या होता है अकसे रुकिए, अकसे रुकिए, अकसे रुकिए, अकसे रुकिए प्राणी। कसे रुकिए या कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, और नॉन कॉर्डेटा का यानी कि जिसमें क्या होता है वर्टिब्रेट्स या हड्डी पाया जाता है, यानी कि बैकबोन, जिसकी बैकबोन या जिसमें हड्डी पाया जाता है या रीढ़ की हड्डी जिसमें पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, कॉर्डेटा बोला जाता है। यानी कि जिसमें हड्डी पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, कॉर्डेटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉर्डेटा। जैसे कि हम बात करें स्नैक, स्नैक मनुष्य ह्यूमन हो गया, मनुष्य भी क्या होता है कॉर्डेटा के अंतर्गत में आएगा क्योंकि इसमें हड्डी पाया जाता है, तो वो क्या होता है कॉर्डेटा के अंतर्गत में आता है। अब हम इसकी बात करें, नॉन कॉर्डेटा की बात करें दोस्तों, तो इसको इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें तो अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म यानी कि दोस्तों केंचुआ। केंचुआ जो होता है क्या उसमें हड्डी पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो ये कॉर्डेटा का एक एग्जाम्पल हो गया। मनुष्य और सांप और अर्थवॉर्म क्या हो गया, केंचुआ हो गया, यानी कि ये क्या हो गया हमारा नॉन कॉर्डेटा का, नॉन कॉर्डेटा का। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों एनिमल किंगडम क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा, यानी कि प्लांट सेल में जो भी था दोस्तों वो सारा कुछ होगा, यानी कि सेल वॉल छोड़ करके इसमें क्या होता है सब कुछ होता है। और भोजन की प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो ये तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो इससे हेटरोट्रॉप्स हैं क्योंकि दूसरे पर डिपेंडेंट है हम लोग खाना के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों एनिमल किंगडम हो गया। यहाँ पे दोस्तों हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। और एक चीज और थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों, एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले का नाम क्या था दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल। कौन थे वो, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट हैकल। कौन थे, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने जो अपना किंगडम के बारे में बताया, इन्होंने तीन में ही बांटा, यानी कि पहला को क्या रखा एनिमल किंगडम, और दूसरा में क्या रखा प्लांट किंगडम, और तीसरा क्या रखा प्रोटिस्टा किंगडम। क्या रखा, प्रोटिस्टा किंगडम। तो एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये दोस्तों ये क्या था, थ्री क्लासिफिकेशन था जिसने जो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये इतना बस याद रख ली दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है। देखिए दोस्तों इसके बारे में दोस्तों हमने पहले ही कल ही बात कर लिया था। क्या किया था, इस क्वेश्चन के बारे में पहले ही बात कर किया था हम लोगों ने दोस्तों, कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया था कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की इकाई किसी को बोला जाता है, स्पीसीज को बोला जाता है। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, स्पीसीज आता है। क्या होता है स्पीच, जैसे कि देखिए दोस्तों इसकी जानने से पहले एक चीज जानते हैं दोस्तों हम लोग, जैसे मनुष्य का जीवन जो होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले भ्रूण होता है, यानी कि बच्चा होता है, फिर बच्चा, अगर मनुष्य के जीवन की बात करें दोस्तों तो वैसे हम पहले समझते हैं, पहले क्या होता है बच्चा होता है, बच्चा से फिर क्या होता है युवा होता है, युवा से फिर क्या होता है वयस्क होता है, वयस्क से बात की क्या होता है फिर वृद्ध होता है। क्या होता है, वृद्ध होता है, वृद्ध के बाद फिर क्या होता है मृत्यु होता है, फिर मृत्यु के बाद से फिर ये क्या होता है अगले जन्म में फिर बच्चा बन के आता है, यानी कि ये साइकिल चलता रहता है। उसी प्रकार सबसे छोटी इकाई कहाँ से शुरू होता है, बच्चा से शुरू होता है। तो उसी प्रकार यानी कि सबसे छोटी इकाई जो होता है स्पीसीज से शुरू होता है, जाति से। तो सबसे छोटी इकाई क्या होता है, स्पीसीज होता है, जिसे हम क्या जानते हैं जाति। उसके बाद क्या होता है जीनस, या तो जिसे हम वंश कहते हैं। क्या कहते हैं, वंश, जीनस यानी कि वंश। उसके बाद क्या होता है फैमिली होता है, यानी परिवार या कुल जिसे कहते हैं हम, परिवार या तो कुल। उसके बाद क्या होता है ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर का मतलब दोस्तों क्रम या तो गण। क्या बोलते हैं उसको, गण या तो क्रम, गण या तो क्रम। उसके बाद क्या होता है क्लास आता है। क्या आता है क्लास यानी कि वर्ग, क्लास यानी कि वर्ग। उसके बाद क्या आता है फाइलम आता है। क्या आता है फाइलम, फाइलम का मतलब क्या हो गया संघ। उसके बाद अंत में क्या आता है किंगडम यानी कि जगत। क्या होता है किंगडम यानी कि जगत। क्या होता है जगत।
ये हमारा क्या होता है, ये सीरीज चलता है। ये भी किसने कहा था दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन जो दिया था किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था। इसके बारे में कल कल हम लोगों ने देख लिया था कि नाम को जो रखा जाता है दो के अनुसार रखा जाता है लैटिन वर्ड में। जैसे कि मनुष्य का क्या था, होमोसेपियंस होता है, क्या होता है, होमोसेपियंस। तो जो होमोसेपियंस होता है उसमें एक अक्षर और दो अक्षर होगा। तो पहला अक्षर जो दर्शाएगा, वो पहला अक्षर क्या दर्शाएगा, पहला अक्षर वंश को दर्शाएगा, यानी कि पहला वर्ड जो होगा वो वंश के बारे में बताएगा, और दूसरा वर्ड जो होगा वो क्या बताएगा, जाति के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, जाति के बारे में बताएगा। ये हम लोगों ने कल देखा था। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे जहां से शुरू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। जैसे कि हमारा शरीर बना है, सबसे पहले क्या बनता है, कोशिका। तो कोशिका कोशिका मिलकर के क्या बनता है, उत्तक। फिर उत्तक उत्तक मिलकर के क्या बनता है, अंग। फिर अंग अंग मिलकर क्या बनता है, शरीर। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों स्पीसीज स्पीसीज मिलकर के क्या बनता है, वंश मिलता है। और वंश मिलकर के फैमिली मिल बनता है। फैमिली फैमिली मिलकर के ऑर्डर बनता है। फिर ऑर्डर यानी कि गण गण मिलकर के क्लास बनेगा। फिर क्लास क्लास बन के फाइलम यानी कि संघ बनेगा। फिर संघ संघ मिलकर के किंगडम या तो जगत बनता है। या तो फिर दोस्तों ऐसा एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एक फैमिली है, हमारे गांव का एक फैमिली है। तो वो अगर एक फैमिली है, इसी प्रकार से अगर 10-15 पूरा गांव का फैमिली मिल जाता है तो क्या बन जाता है, गांव बन जाता है। उसी प्रकार गांव गांव मिल करके क्या बनता है, पंचायत बनता है। पंचायत पंचायत अगर मिल जाता है तो क्या बनता है, थाना बनता है, या तो ब्लॉक बनता है। फिर ब्लॉक ब्लॉक मिल जाए तो जिला बनता है। फिर जिला जिला मिल जाए तो राज्य बनता है। फिर राज्य राज्य मिल जाए तो देश बनता है। ऐसा बनता है तो देश हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, किंगडम या तो साम्राज्य हो गया। तो उसी प्रकार जो सबसे छोटी इकाई होता है वो क्या होता है, या तो बेसिक इकाई या तो मूल इकाई की बात करें तो वो क्या होता है, जाति होता है। क्या होता है, स्पीसीज या तो जाति होता है सबसे छोटी इकाई या तो मूल इकाई। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो सेम क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाएगा, बी नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो जाति हो जाएगा, सेम क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जो इसको एकदम टिप पे याद कर लीजिए कि जो जीवों का जो मूल इकाई है वो क्या होता है, जाति होता है, यानी कि स्पीसीज होता है। जाति या तो स्पीसीज होता है, ये याद रख लीजिए। स्पीसीज या तो जाति मूल इकाई है। जिस प्रकार शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारा कोशिका है, उसी प्रकार जीवों के वर्गीकरण में जो सबसे छोटी इकाई होता है या बेसिक इकाई क्या होता है, जाति होता है। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है, कुल और जाति के बीच आता है। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले पूरा फिर से लिखते हैं दोस्तों। स्पीसीज था, क्या था, स्पीसीज था। उसके बाद क्या था, जीनस था यानी कि वंश था। उसके बाद क्या था, फैमिली था, फैमिली। उसके बाद क्या था, ऑर्डर था। ऑर्डर के बाद क्या था, क्लास था। क्लास के बाद क्या था, फाइलम था। क्या था, फाइलम था। और फाइलम के बाद क्या था, किंगडम था। क्या था, किंगडम था। और हमें पूछा क्या गया है, फैमिली और स्पीसीज। तो फैमिली कहाँ पर है, फैमिली हमारा यहाँ पर है, और स्पीसीज कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा हो गया, जीनस। यानी कि जीनस मतलब क्या हो गया, वंश। तो इसके बीच में हमारा कौन सा हो जाएगा, वंश हो जाएगा। यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों यहाँ पे इसको पूछ देता है कि इसे अवरोही क्रम में लिखें। तो अवरोही क्रम में क्या करते हैं, जो पहला इसको नाम देते हैं पहले दोस्तों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। तो ये कभी कभी दोस्तों ये ऑर्डर में जब दे, अवरोही क्रम में दे दे, तो इसको 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के ऑर्डर में सजा दीजिएगा, यानी कि घटते क्रम में सजाना है। तो वो वहां पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिखित में लीनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सेम क्वेश्चन दोस्तों, हमने क्या कहा कि पूछा जाता है, ये देखिए पूछा गया है अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे पहले घटते क्रम की बात किया दोस्तों, तो हम लोग 7 नंबर पे क्या था, यानी कि इस तरह से लिखना है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा 1 नंबर पे क्या था, स्पीसीज था, यानी कि जाति था। तो सिर्फ डायरेक्ट हम यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं, स्पीसीज। ऑप्शन पहले दोस्तों आंसर देने के लिए अंतिम ऑप्शन का जो अंतिम पार्ट होता है और जो प्रथम पार्ट होता है उसको देखना चाहिए, अंतिम सबसे पहले देखना चाहिए। अगर अवरोही क्रम में हम घटाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है,
स्पीसीज होता है या तो क्या होता है, जाति होता है, और इसमें से अंतिम में अंतिम में क्या आएगा, जाति आएगा। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे जाति जो दिया गया है, तो सी नंबर का यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर सी नंबर का क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि जो अंतिम में होता है वो जाति होता है। उसके बाद डायरेक्ट हम देख सकते हैं पहले क्या आता है, हमारा जाति आता है, फिर वंश आता है, फिर कुल आता है, फिर गण आता है, फिर वर्ग आता है, फिर संघ आता है, फिर जगत आता है। तो ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर या तो अवरोही क्रम में दर्शाया गया है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। तो इसमें फिर से दोस्तों यहाँ पे घटती क्रम में दर्शाया गया, यानी कि संघ दिया गया है सबसे पहले, या जगत, यहाँ पे जगत को नहीं दिया गया दोस्तों, यानी कि किंगडम को नहीं दिया गया। तो कभी कभी किंगडम, इनमें से सात हमने क्या देखा, सात था, सात में से कोई को एक किसी में बीच में से गायब कर दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटाने के अलावा हम लोग अपना चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, संघ इसमें क्या है, यानी कि अवरोही क्रम में सब दर्शाया गया है। अगर इस तरह से दर्शाया गया, इसका मतलब अवरोही क्रम में दर्शाया गया है। तो अवरोही क्रम में दर्शाया गया है, तो हम क्या जानते हैं, किंगडम के पहले क्या आता था, क्लास आता था। तो क्या लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए था, जगत होना चाहिए था। जगत के बाद क्या होना चाहिए था, संघ, यानी कि ये घटते क्रम में लिखा गया है दोस्तों, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, घटते क्रम में लिख रहे हैं। संघ क्या होना चाहिए, संघ होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, गण होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, फैमिली, यानी कि कुल होना चाहिए। फैमिली यानी कि क्या, कुल होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, वंश होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, वंश। और सबसे अंत की बात करें, जहां से शुरुआत आने की होता है, वो क्या होता है, जाति होता है। क्या होता है, जाति होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम ऑप्शन को देख सकते हैं। जैसे देखिए, जगत हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जगत नहीं दिया गया, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो संघ, संघ हमारा क्या है, हर किसी में है। वर्ग क्या है, वर्ग, वर्ग हमारा क्या है, स्थिरों में दिया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ, कट गया। गण, गण यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक ही ऑप्शन में तीसरा नंबर पे आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। देखिए गण, बाकी इसमें कुल है, इसमें भी कुल है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार डैश होता है। क्या होता है, डैश होता है। पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार डैश होता है। देखिए दोस्तों, पांच जगत यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने क्या देखा, न्यूट्रिशन देखा, यानी कि पोषण को देखा, न्यूट्रिशन या तो पोषण। तो पोषण को हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, किस प्रकार से कर रहा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा दोस्तों, जो मोनेरा था, वो मोनेरा किस प्रकार से भोजन करता था, यानी कि मोनेरा किंगडम के जितने भी थे, वो क्या थे, कीमोसिंथेसिस से, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया से भोजन करते थे। क्या करते थे, कीमोसिंथेसिस से, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया से अपना भोजन करते थे। ये देखा। फिर प्रोटिस्टा में हम लोगों ने क्या देखा, जो प्रोटिस्टा में भोजन करता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत में क्या आता है दोस्तों, अमीबा आता है। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, अमीबा की बात करें, ये क्या हो गया, अमीबा हो गया। क्या हो गया, अमीबा हो गया। और अमीबा के पास यहाँ पे कोई वस्तु खाने वाला है। तो अमीबा क्या करता है दोस्तों, अपना ये भाग को इधर से आगे निकालता है, और अपना इस भाग को इधर से आगे करता है, और धीरे धीरे क्या करता है, इसको भक्षण कर लेता है। और ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया अमीबा का। और ये इसी इसको क्या करता है, धीरे धीरे कब्जे में ले लेता है, और ये खा जाता है इसको। और इसको अंदर में ही क्या करता है, इसको पचा देता है। ये क्या होता है, अमीबा का होता है। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था, ये प्लाज्मोडियम था। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है दोस्तों, पानी में रहता है। मच्छर का जो वाहक होता है, जिसके थ्रू से क्या होता है, मलेरिया फैलता है। तो वो इसका क्या होगा, ये प्रोसेस होता है भोजन का। और अगर दोस्तों उसी में अगर प्रोटिस्टा के अंतर्गत में देखें हम लोग, तो वो क्या था, एक था क्या था, यूग्लिना था। तो यूग्लिना की बात करें दोस्तों, तो वो उसे कनेक्टिव लिंक कहा जाता है प्लांट और एनिमल के बारे में। वो प्लांट की तरह भी व्यवहार करता है, और एनिमल की तरह भी व्यवहार करता है, यानी कि वो भोजन बनाने की प्रक्रिया में क्या करता है, पेड़ पौधे की तरह भोजन बनाया जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है यूग्लिना में। तो ये हो गया दोस्तों प्रोटिस्टा का भोजन का तरीका। उसके बाद हम दोस्तों, हम तीसरा हमारा क्या था, फंजाई था, यानी कि कवक था। क्या था, कवक था। तो कवक के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, जो फंजाई था, वो सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कोई जीव जंतु या पदार्थ सामान सड़ गल जाता है, उसी पे जाकर के क्या करता है, वो अपना भोजन करता है, यानी कि सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और प्लांट की बात करें दोस्तों, तो प्लांट हमारा क्या है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉप्स उसको कहते हैं। एनिमल की बात करें तो ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, एनिमल दूसरे पर डिपेंड करता है। यानी कि दोस्तों, अगर वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण की बात करें, तो उसका मुख्य आधार क्या था, पोषण था। क्या था, पोषण था, कि यानी कि कौन से
प्राणी के जगत यानी कि कौन से जगत के प्राणी किस प्रकार से अपना भोजन करते हैं। तो सबका भोजन की प्रक्रिया अगर देखें दोस्तों तो सबका क्या है, अलग अलग है। सबका क्या है, अलग है। मोनेरा क्या करता है, कीमोसिंथेसिस यानी कि रासायनिक प्रक्रिया से। प्रोटिस्टा क्या करता है, भक्षण विधि से करता है। क्या करता है, भक्षण विधि से। और फंजाई या सवाल की बात करें तो सेप्रोफाइटिक यानी कि किसी जो जीव जंतु या सामान गल जाता है उसी पे जाके ये वास होकर के उसी का सेवन करता है या भोजन करता है। और प्लांट की बात करें तो ये खुद ऑटोट्रॉप्स होता है, फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाता है। और अगर एनिमल की बात करें तो ये क्या होता है, हेटरोट्रॉप होता है, अन्य दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पे एक बात ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, हमने क्या देखा था, सबसे पहले क्या देखा था, जाति को देखा था। जाति के बाद क्या आया, वंश आया, वंश आता है। फिर वंश के बाद क्या आता है, कुल आता है। क्या आता है, कुल आता है। उसके बाद क्या आता है, गण आता है। उसके बाद क्या आता है, वर्ग आता है। उसके बाद क्या आता है, संघ आता है। क्या होता है, संघ आता है। और संघ के बाद क्या आता है, जगत आता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, हमने क्या बताया था कि जाति जाति मिलेगा, कई प्रकार का जाति अगर मिल जाता है तो वंश बनता है। और कई प्रकार का वंश अगर मिलता है तो कुल बनता है। और कई प्रकार का कुल अगर मिलेगा तो गण बनेगा। और कई प्रकार का गण मिलेगा तो वर्ग बनेगा। और कई प्रकार का वर्ग बनने के बाद क्या बनेगा, संघ बनेगा। फिर संघ, कई संघ मिलेगा तब क्या बनेगा, जगत बनेगा। यानी कि सारा जीव जो भी होगा मिल मिल करके एक बड़ा जगत का निर्माण करता है। तो सबसे अधिक जीवों की संख्या किस में होगा हमारा, जाहिर सी बात है जगत में होगा। या तो फिर इतना बात समझ लीजिए दोस्तों, जैसे कि हमने क्या बताया कि जो भारत देश हमारा है एक साम्राज्य है, किंगडम है, तो वो जगत हो गया। तो उस जगत पूरा भारत देश में सबसे अधिक होगा, या एक किसी वंश की बात करें या वंश में सबसे अधिक जनसंख्या होगा, या सबसे गण में सबसे अधिक जनसंख्या होगा, या किसी पर्टिकुलर स्टेट्स की बात कर लें, राज्य की, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भारत में टोटल मिला करके जनसंख्या होगा, जो कि हमारा क्या होता है, किंगडम होता है। तो यहाँ पे किंगडम यानी कि जगत साम्राज्य क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें जीवों की संख्या क्या होगा, सर्वाधिक या तो बहुत मात्रा में पाया जाएगा। अब हम दोस्तों मोनेरा जगत से क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब सिर्फ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते चलेंगे, और जिससे आसानी से सारा क्वेश्चन दोस्तों बन जाएगा। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार टेस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं होते हैं। तो हमने क्या बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक होता है, जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें क्या होता है, केंद्रक या तो नाभिक नहीं होता है। केंद्रक या तो नाभिक या तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमारा किसमें था, एक ही था, जो क्या था, मोनेरा था। क्या था, मोनेरा था। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि मोनेरा जगत में क्या होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होने के कारण उसमें केंद्रक या तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और ये यूनिसेलुलर भी होता है। प्रोटिस्ट मोनेरा क्या था, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय भी होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। जीव जगत का 5 वर्गों के वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो वो आर.एच. विटेकर साहब ने किया था दोस्तों। ये हम लोगों ने देख चुका। और कार्ल लिनियस ने क्या किया था, द्विनाम पद्धति यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। द्विनाम पद्धति या तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान का जगत यानी कि पिता के रूप में जाना जाता है अरस्तु को। डार्विन ने क्या दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है, कौन सा समूह में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, मोनेरा था पहले, दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा था। क्या था, प्रोटिस्टा। और तीसरा क्या था, कवक या तो फंजाई, जिसको हम कह सकते हैं कवक या तो फंजाई। और चौथा प्लांट। और पांचवा क्या था, एनिमल। पांचवा क्या था, एनिमल। तो इसमें अगर देखें दोस्तों, हमारा क्या हो गया, मोनेरा इसमें है ही, ऑप्शन में है ही नहीं। प्रोटिस्टा पाया जाता है 5 क्लासिफिकेशन में। कवक यानी फंजाई भी पाया जाता है। और प्लांट की बात करें तो प्लांट भी नहीं दिया गया है। एनिमल या तो एनिमलिया पाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रोटोजोआ जो हमारा है वो किसका पार्ट है, तो जो प्रोटोजोआ हमारा होता है, तो जो प्रोटोजोआ हमारा होता है दोस्तों, वो क्या होता है, प्रोटिस्टा का प्रोटाइप है। प्रोटिस्टा क्या क्या है, सब टाइप है, जिसके क्या होता है, तो जो प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत में आता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत में आता है। क्या आता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत में आता है। तो प्रोटोजोआ जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का भाग या समूह समूह नहीं होता है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और अगर इसकी अगर प्रोटोजोआ की बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत में क्या आता है, एमीबा आता है, प्लाज्मोडियम आता है, प्लाज्मोडियम आता है, पैरामीशियम पैरामीशियम आता है, और क्या आता है, एक ठो यूग्लिना आता है। क्या आता है, यूग्लिना आता है प्रोटोजोआ के अंतर्गत में। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि यह संभवतः डैश बना सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, वो गर्मी को भी झेल सकता है, ठंडा को भी झेल सकता है, और वो रासायनिक या विषैले पदार्थों को भी क्या करता है, झेल सकता है। यानी कि इन सभी को क्या करता है, वो झेल सकता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, वो एंडोस्पोर्स होता है। क्या होता है, एंडोस्पोर्स होता है, जिसकी वजह से वो झेल सकता है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। यानी कि दोस्तों, पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया क्या होता है, वो गर्मी को भी झेल लेता है, वो ठंडा को भी झेल लेता है, बरसात को भी झेल लेता है। क्या करता है, बरसात को भी झेल लेता है, यानी कि सारे को वो क्या करता है, झेल लेता है और बर्दाश्त कर सकता है, और कहीं पे भी वो निवास कर सकता है। और बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में जीवाणु बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों वायरस, विषाणु को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। तो ये गलती से भी दोस्तों वायरस का आंसर नहीं लगाना है। कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग कहाँ होता है और कैसे होता है। तो अगर मिट्टी की बात करें दोस्तों, मिट्टी की उर्वरकता क्या होता है, खत्म हो जाता है। मिट्टी की उर्वरकता उर्वरकता क्या होता है, जब खत्म हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग किया जाता है। क्या होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग होने का जो नाइट्रोजन फिक्सिंग किया जाता यानी कि होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग कैसे होता है दोस्तों, तो जो मटर या तो चने के पौधे होते हैं, उसकी गुठली, जड़ों में जो गुठली होता है, वहां से नाइट्रोजन निकलता है, और उससे नाइट्रोजन फिक्सिंग किया करता है। यानी कि वो क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। जो मटर के पौधे वगैरह से जो निकलता है जड़ों में, वो राइजोबियम होता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम किया करता है, और मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बनाने का भी काम करता है। तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, राइजोबियम करता है। ये दोस्तों 8वां क्लास के टॉपिक बायोलॉजी में आप देख सकते हैं। तो ये बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है, हमारा लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, लैक्टिक से लैक्टोबैसिलस। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है। तो देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका या तो केंद्रीय पटल रहित, यानी कि जिसमें दोस्तों क्या होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, या तो न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता है, न्यूक्लियस या तो केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तो वो हमारा एक ही था दोस्तों, क्या था, वो मोनेरा किंगडम था, जो क्या था, यूनिसेलुलर भी था, यूनिसेलुलर भी था। तो वो मोनेरा किंगडम, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर प्रकाश संश्लेषी की बात करें, यानी कि जो खुद अपना भोजन बनाने का काम करता है, तो वो क्या था दोस्तों, ब्लू ग्रीन एल्गी था। कौन था, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, या तो इसे ही दोस्तों साइनोबैक्टीरिया, इसे ही क्या दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं।
साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो जो दोस्तों सबसे पहले अगर ऑक्सीजन उत्पन्न करने की बात करें तो वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी या तो नील हरित शैवाल, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेसिली ऐसे जीवाणु है जो डैश होते हैं, बेसिली ऐसे जीवाणु है जो डैश होते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिली जीवाणु जो है, विषाणु सॉरी जीवाणु या तो बैक्टीरिया की बात करें दोस्तों, ये बहुत किस्म का पाया जाता है। कोई गोल पाया जाता है, कोई छड़ आकार के लंबा इस तरह पाया जाता है, कोई चपटा पाया जाता है, कोई क्या होता है फ्लैट या तो चपटा पाया जाता है, अन्य तरह तरह का क्या होता है पाया जाता है। लेकिन जो बेसिली एक ऐसा जीवाणु है बेसिली, वो क्या होता है छड़ के आकार में होता है, क्या होता है छड़ जैसा होता है या तो छड़नुमा होता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम क्या, अगर दोस्तों नाम को अगर आप पकड़ना सीख जाते हैं अर्थ को समझने में, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि लॉजिक से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, केवल एक सिरे, क्या है केवल एक सिरे वाले पर फ्लैजेला। तो एक सिरे का एक मतलब क्या होता है दोस्तों, मोनो, क्या होता है मोनो, मोनो होता है। तो यहाँ पे जो मोनोट्राइक्स क्या हो जाएगा, मोनोट्राइक्स जो हो जाएगा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर का क्या होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोनोट्राइक्स में क्या होता है, जो जीवाणु या बैक्टीरिया होता है उस उसमें एक सिरा होता है, तो वो क्या है मोनोसाइटिक्स यानी कि जीवाणु या तो बैक्टीरिया होता है। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश में पाया जाता है, ऐसे क्रिया कोलाई की बात करें दोस्तों, तो वो मनुष्य की आंत में पाया जाता है, क्या होता है मनुष्य की आंत में पाया जाता है। यानी कि दोस्तों देखा होगा आप लोगों ने, ये फीता कृमि के टाइप में भी ये लंबा लंबा जीवाणु कभी कभी पाए जाते हैं। तो वो मनुष्य की आंत या तो पेट में पाया जाता है, मनुष्य की आंत या तो पेट में पाया जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया वो क्या होता है मोनेरा जगत के अंतर्गत में आता है, क्या होता है मोनेरा जगत के अंतर्गत में आता है। क्या होता है मोनेरा जगत में भी जितने भी बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है मोनेरा जगत के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों बैक्टीरिया तो हमारा मोनेरा जगत का होगा ही, और साइनो बैक्टीरिया तो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये भी हमारा क्या है एक बैक्टीरिया ही है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की बात करें दोस्तों, तो सबसे छोटी कोशिका इस, अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें बैक्टीरिया का, यानी कि किसी भी पदार्थ की या किसी भी जीव की या पदार्थ की बात करें, तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो माइकोप्लाज्मा का होता है। क्या होता है माइकोप्लाज्मा का, सबसे छोटी कोशिका का क्या होता है माइकोप्लाज्मा का होता है, सबसे छोटी कोशिका। तो ये बात भी याद रखने वाला दोस्तों, ये भी क्या है याद रखने की बात है दोस्तों। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या हो गया हमारा बैक्टीरिया के अंतर्गत में आता है, यानी कि मोनेरा में आता है। और यहाँ पे अगर डाइटम की बात करें दोस्तों, तो डाइटम यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल इससे संबंधित नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों डाइटम जो हमारा क्या है वो क्या है प्रोटिस्टा से संबंधित है, यानी कि ये प्रोटिस्टा किंगडम का एक जंतु है। तो ये बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, प्रोटिस्टा जगत से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोटिस्टा के बारे में हम लोगों ने देखा था, ये क्या होता है बहुकोशिकीय होता है। अब हम क्या, देखिए दोस्तों सबसे प्रोटिस्टा में हम लोगों ने क्या देखा था, जो प्रोटिस्टा है वो क्या है यूनिसेलुलर है, वो क्या है यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय है। और ये क्या था एक्वेटिक था यानी कि जलीय जीव था। और साथ ही साथ ये क्या था हमारा यूकैरियोटिक सेल था, जिसमें यूकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसमें जिस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक होता है। तो ये हमारा क्या था प्रोटिस्टा के अंतर्गत में आता था। और इसके अंतर्गत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रोटोजोआ पढ़ा था, कि इसके अंतर्गत में जो आता है वो क्या आता है प्रोटोजोआ आता है। इसके अंतर्गत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रोटोजोआ को पढ़ा था, क्या पढ़ा था
प्रोटोजोआ को पढ़ा था, और प्रोटोजोआ के अंतर्गत में क्या आता था? अमीबा आता था, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, और साथ ही साथ इसमें एक और क्या था? यूग्लिना था। क्या था? यूग्लिना था। तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, ये सारे के सॉरी, अगर जू की बात करें दोस्तों, जू हमारा क्या है? जू किसी के माथे में अगर हो जाता है दोस्तों, तो वो जू होता है। क्या होता है? जू होता है। क्या हो गया? बहुकोशिकीय हो गया। अगर ब्रेन में फफूंद की बात करें दोस्तों, यानी कि फंजाई हो गया ये। क्या हो गया ये? फंजाई। तो फंजाई की बात करें दोस्तों, तो फंजाई हमारा क्या था? फंजाई की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या था? अधिकतर जो था मल्टी सेलुलर था। तो ये भी हमारा क्या हो गया? बहुकोशिकीय हो गया। अमरबेल की बात करें दोस्तों, तो अमरबेल एक लत टाइप में होता है, ये प्लांट से संबंधित है। तो ये भी क्या है दोस्तों? बहुकोशिकीय है। तो यहाँ पे एकमात्र क्या हो गया? यूनिसेलुलर की बात करें तो पैरामीशियम हो जाएगा, जो प्रोटिस्टा से संबंधित रखता है, और वो क्या होगा? पैरामीशियम होगा। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है, जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान के लिए रोमी जैसे संरचना, जिन्हें पश्चामावधिक सीलिया कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। क्या होता है? पैरामीशियम। पैरामीशियम को दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, ये इस प्रकार के चप्पल के जैसे साइज का होता है दोस्तों। पैरामीशियम को दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं दोस्तों आप। पैरामीशियम क्या होता है? एक एकदम चप्पल के आकार का होता है। क्या होता है? चप्पल के आकार होता है, और ये पश्चिमाव इस तरह से बाहर से होता है, अंदर में किसी को ग्रहण कर लेता है, और ये अमीबा के जैसा ही होता है, मतलब अमीबा के जैसा ही व्यवहार व्यवहार करता है दोस्तों। लेकिन इसका आकार क्या होता है? शेप इन साइज होता है, लेकिन अमीबा का कोई शेप इन साइज नहीं होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमीबा में भोजन का ग्रहण टेस्ट द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, अमीबा द्वारा जो भोजन किया जाता है, हमने पहले ही क्या बताया कि जैसे कि ये क्या हो गया? एक अमीबा हो गया, और यहाँ पे कोई खाने का क्या है? पदार्थ है। तो ये क्या करेगा? ये अपने अंग को क्या करेगा? यानी कि कोशिकाओं को इस तरह से बाहर निकालेगा। क्या करेगा? कोशिकाओं को बाहर निकालेगा, और बाहर निकालते निकालते इसको घेर लेगा, और घेरने के बाद इसको अंदर भक्षण कर लेगा। क्या करेगा? भक्षण कर लेगा। यानी कि शरीर की सभी कोशिका क्या करता है? इसका इस्तेमाल करता है। त्वचा या कोशिका की बात करें, ये इस्तेमाल करता है, और इसे अंदर अंदर ले लेता है। तो यहाँ पे क्या करता है? इसका इस तरफ इस प्रकार की करता है, क्या करता है? ये भोजन करता है। तो यहाँ पे शरीर की पूरी त्वचा, बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अमीबा भोजन कैसे करता है। ये क्या है हमारा? ये जो है अमीबा दिया गया है। तो अमीबा का कोई निश्चित शेप और साइज नहीं होता है। निम्नलिखित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। तो किस विकल्प में नामांकनों ए और बी को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये क्या है? फूड पार्टिकल। हमने क्या बता कहा था? ये अमीबा होता है, और अमीबा के सामने क्या होता है? कोई फूड पार्टिकल होता है, और वो बाहर से क्या करता है? अपने शरीर की कोशिकाओं को आगे बढ़ाता है, और बीच में धीरे धीरे उसको कब्जे में ले लेता है, और खोपचे के अंदर लेके उसको अंदर में पाचन करता है। उसका क्या करता है? अंदर में पाचन करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, और बी जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है। तो ए की काम की बात करें दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है? ये भोजन को कब्जे में ले रहा है, यानी कि अंतर्ग्रहण का काम कर रहा है। इसको दोस्तों जी, ये जो बाहर पार्ट निकलता है, उससे क्या कहा जाता है? फद्दाफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फद्दाफ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पद्दाफ कहा जाता है। और ये अंदर में की अगर बी की बात करें, तो बी यानी कि अंदर ये क्या करता है? ये अंदर की भाग है ये। तो अंदर का भाग क्या कर रहा है? अंदर में वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स यानी कि क्या? राजधानी, यानी कि भोजन को जो पाचन करने का काम करता है। तो अंदर ले जाने के बाद क्या करता है? भोजन को पाचन करने का काम करता है, यानी कि अंदर जो भी होगा वो क्या होता है? राजधानी होता है, यानी कि वैक्यूल्स होता है, वो पाचन करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों खाद्य राजधानी, यानी ए नंबर क्या कर रहा है? वो पदार्थ है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। पदार्थ भोजन का अंतर ग्रहण कर रहा है, यानी कि जो बाहरी वाला भाग है उसे पदार्थ कहते हैं, वो भोजन को अंतर ग्रहण करने का काम कर रहा है। तो ये सही है। खाद्य राजधानी यानी कि भोजन को पचाने का काम कर रहा है। तो बी जो कर रहा है भोजन पचाने का काम कर रहा है। तो बी नंबर का यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है?
जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जो अंदर में जो वैक्यूल्स था, वैक्यूल्स या तो राजधानी जो था वो क्या था, सिकुड़ जाता था। वो अपने भोजन को पचाने के लिए क्या करता है, वो चारों तरफ से सिकुड़ जाता था ताकि वो उसको आसानी से पचा पचा सके, सिकुड़ जाता था। तो यहाँ पे जो उत्तरदायी होता है वो डी नंबर का ऑप्शन संकुचनशील राजधानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खाद राजधानी नहीं दोस्तों, खाद करने का काम जो करता है यानी खाने का काम करता है वो क्या होता है, पददाब होता है। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, अमीबा सबसे पहले देखिए ये क्या हमारा एक अमीबा है, ये क्या हो गया, एक अमीबा है और बीच में इसका क्या है, ये केंद्रक है। अब ये क्या होता है दोस्तों, अपनी संतति को बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये इस तरह से दो भागों में बंटना शुरू हो जाता है। ये हुआ केंद्रक हो गया। अब ये यहाँ पे ये पहले एक था, फिर ये देखिए इस तरह से बीच में ये सिकुड़ता जा रहा है, फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, ये इस प्रकार से ये केंद्रक, ये आधा केंद्रक हो गया, ये इस तरह से होगा। फिर क्या होगा, ये केंद्रक इधर चला जाएगा और ये केंद्रक क्या होगा, इधर चला जाएगा। यानी कि एक अमीबा पहले था, वो एक से क्या बन गया, दो बन गया। एक से क्या बन गया, दो बन गया। तो क्या बन गया, दो बन गया। तो एक से दो बन गया, तो दो मतलब क्या होता है, बाइनरी। बाइनरी नंबर दोस्तों कंप्यूटर में पढ़ना पड़ता है हमें, तो 0 और 1 को क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो उसी प्रकार एक से क्या बन रहा है, दो भाग में बट रहा है। तो दो भाग में बट रहा है तो वो क्या कहलाता है, बाइनरी कहलाता है। क्या कहता है, कहलाता है बाइनरी कहलाता है। तो बाइनरी विखंडन उसको यहाँ पे कहेंगे। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, द्विखंडन होता है। यानी कि ए नंबर का ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि द्विखंडन यानी कि क्या होता है, दो भागों में वो क्या होता है, बराबर बराबर भागों में दो भागों में बढ़ जाता है एक अमीबा। द्विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होते हैं, तो वो हमारा कौन करते हैं दोस्तों, अमीबा करते हैं। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो अमीबा की बात करें दोस्तों तो वो बाइनरी विखंडन, यानी बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूडोपोडिया डैश पर मौजूद उंगली जिसे आकृति वाली संरचना है। सूडोपोडिया का मतलब क्या है दोस्तों, काल्पनिक निर्माण कर लेना। जैसे देखिए दोस्तों, अमीबा में हम लोगों ने क्या देखा, ये अमीबा है। अमीबा के सामने यहाँ पे क्या होता है, एक भोजन होता है। यहाँ पे मान लेते हैं ये फूड पार्टिकल है। तो ये अमीबा क्या करता है, काल्पनिक उंगली को जनरेट करता है। ये इसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी। ये इसका वास्तविक नहीं होता, ये इमेजिनरी क्या करता है, जनरेट करता है और इसका भक्षण कर लेता है। सूडोपोडिया जिसको कहते हैं, यानी कि सूडोपोडिया मतलब दोस्तों जो वास्तविक होता नहीं है बल्कि उसे जनरेट कर लेता है। क्या करता है, जनरेट कर लेता है। तो यहाँ पे अमीबा का हो जाएगा, सूडोपोडिया हो जाएगा। तो सी यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम से संबंधित है, तो देखिए दोस्तों क्लेमा इडोमोनस जो है वो हमारा किससे संबंधित है, प्रोटिस्टा किंगडम से संबंधित है। किससे, प्रोटिस्टा किंगडम से संबंधित है। तो बी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। देखिए दोस्तों, बहुविखंडन की बात करें, बहुविखंडन की बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, जो मच्छर होते हैं दोस्तों वो पानी में वास करते हैं। विखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा यानी कि एक साथ में क्या करता है, बहुत सारे जीव का निर्माण कर देता है। क्या करता है, बहुत सारे जीव का निर्माण कर देता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम ही होता है, जो एक साथ में बहुविखंडन करके कई प्रकार के जीवों को यानी कि कई बच्चे या संतति को निर्माण करता है। तो वो तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा, प्लाज्मोडियम था। क्या था, प्लाज्मोडियम था। तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों, प्लाज्मोडियम ही हो जाएगा। डैश बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम होता है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव की बात करें दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों? जो प्रोटोजोआ हमारा है वो कौन से समूह में आता है? प्रोटिस्टा समूह में आता है। और प्रोटिस्टा जो समूह है, और जो प्रोटिस्टा समूह हमारा है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। तो प्रोटोजोआ हमारा क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो द्विविखंडन कहा जाता है। द्विविखंडन मतलब अपने आप को दो भागों में बट लिया, जैसे कि अमीबा। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक या सुकेंद्रिक और प्रकाश संश्लेषक है? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात करें तो मोनेरा हमारा क्या होता है? मोनेरा हमारा प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। तो मोनेरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय प्लांट की बात करें तो ये क्या है? मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुकोशिकीय है। पेड़ पौधे दोस्तों जितने भी वो क्या है? बहुकोशिकीय हैं। और कवक की बात करें तो ये भी क्या है? बहुकोशिकीय है। लेकिन अगर प्रोटिस्टा की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है? यूनिसेलुलर होता है और यूकेरियोटिक भी होता है। और इसमें क्या होता है? जब यूकेरियोटिक है तो जाहिर सी बात है के अंदर भी पाया जाएगा। और प्रकाश संश्लेषक भी होता है, जैसे कि दोस्तों यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषक होते हैं। तो सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विनाम पद्धति, यानी कि बायनोमिनोक्लेचर। तो द्विनाम पद्धति किसने दिया था दोस्तों? शुरू में ही हम लोगों ने देख लिया था। वो किसने दिया था? कैरोलिनियस ने दिया था। तो डी नंबर का क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर इस जॉन डाल्टन की बात करें या दिमित्री मेंडलीव की बात करें, तो ये क्या हमारा केमिस्ट्री से संबंधित है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो दोस्तों आंख मूंद करके क्या मारना है? कैरोलिनियस को मारना है। तो सी यानी कि डी नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों की द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो वो हमारा दोस्तों कैरोलिस लिनियस, यानी कि कार्ल लिनियस जो है, बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, या फादर ऑफ वर्गीकरण, या तो फिर वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? तो वो हमारा कौन है? कार्ल लिनियस, यानी कि डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो किसका जनक माना जाता है? तो वो हमारा दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान के जनक माना जाता है। तो डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसे टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है? तो वो हमारा दोस्तों लिनियस, कार्ल लिनियस, यानी कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो वो कैरोलियस लिनियस, यानी कि कार्ल लिनियस। ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो हमारा कैरोलियस लिनियस के द्वारा। इसके बारे में सारा कुछ दोस्तों शुरू में हम लोग डिटेल से जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें से दोस्तों ये किंगडम के बारे में, यानी कि फाइव किंगडम, द्विनाम पद्धति या टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आज की बात दोस्तों उन्होंने क्या किया? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और यानी कि दो किंगडम के क्लासिफिकेशन की बात कार्ल लिनियस ने दिया था। तो ये सारा क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है। तो इससे दोस्तों सारा टॉपिक, ये टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल या तो लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये हेल्पफुल हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।